हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने पहला वीडियो आपको ऑलरेडी पोस्ट कर दिया अपने यूट्यूब अकाउंट पे। ओके, तो यानी कि अपने चैनल में मैंने उसको ऑलरेडी शेयर कर दिया। ओके, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया आपको कि कैसे दोषों में बैलेंस आता है, और जो हम स्थान यानी कि लोकेशन का जो मीनिंग हम समझते हैं स्थान, वो स्थान ना होते हुए वो गति होती है, यानी कि दोषों की नॉर्मल गति वगैरह। ओके, जो संचय जो हम स्टेज पढ़ते हैं छठ क्रियाकाल का, वो संचय मतलब अकुमुलेशन ना होते हुए उसका मतलब होता है कि उनके जो गुण होते हैं, दोषों के जो रोगशादी गुण, स्निग्धादि गुण, तीक्ष्णादि गुण, यानी कि जो दोषों के जो गुण होते हैं, इनके गुणों में जब वृद्धि आती है, उनका जब वहाँ पे कलेक्शन होता है, उसी को हम संचय बोलते हैं। यानी कि अल्टीमेटली वहाँ पे कोई अकुमुलेशन, कोई कलेक्शन नहीं देखा जाता है, वहाँ पे गुणों की वृद्धि को ही हम संचय बोलते हैं। तो ये मैंने वहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द निदान पंचक। ओके, तो वे टू लर्न एनी विकृति, कैसे कोई डिसीज़ हमें दिखाई देती है, यानी कि कैसे कोई डिसीज़ होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परीक्षा के बारे में मालूम होना चाहिए। यानी कि परीक्षा मतलब टेस्ट, किसका टेस्ट? रोगी परीक्षा और रोग परीक्षा। ओके, तो दैट इज़ टू काइंड्स, दो प्रकार है उसके। तो रोगी परीक्षा यानी कि जिसको कोई रोग हुआ है उसका कैसे ट्रीटमेंट करना, यानी कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करना कि इसको रोग हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी परीक्षा। और कौन सा रोग हुआ है उसको, उसकी परीक्षा, रोग परीक्षा। ओके, तो रोग परीक्षा में क्या आता है? अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा। ओके, तो ये फैक्टर होते हैं जिनका अष्टविध परीक्षा में नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, यानी कि नाड़ी देखते हैं, उसका पल्स देखते हैं, उसका यूरिन देखते हैं, उसका स्टूल देखते हैं, उसकी आइज देखते हैं, उसके वहाँ पे नाड़ी, मूत्र, मलम, जीवा, उसके टंग देखते हैं। तो ये सभी देखने के बाद क्या करते हैं? हाँ भाई, इसको पर्सन को वहाँ पे कोई इसको डिसीज़ है, उसको कोई चेंजेस है, यानी कि वहाँ पे उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। ओके, दशविध परीक्षा ये चरक ने डिस्क्राइब किया है। वहाँ पे उन्होंने ज्ञात्वा ही, करण, कारण, कार्य योनि, कार्य कार्यफल, वहाँ पे फर्दर 10 फैक्टर बताए। इसके थ्रू हमको क्या करना रहता है? जिस पर्टिकुलर पेशेंट को, यानी कि अगर कोई वो उसको कोई डिसीज़ हुआ है, तो डिसीज़ को चेक करने के लिए रोग परीक्षा है। तो पर्सन को चेक करने के लिए रोग, यानी कि रोगी को चेक करने के लिए रोगी परीक्षा है। ओके, तो अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा में रोगी परीक्षा का टेस्ट किया जाता है जिसको डिसीज़ हुआ है। ओके, उसको क्या डिसीज़ हुआ है ये रोग परीक्षा में हम देखते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा तरीका होता है वो निदान पंचक होता है। ओके, तो निदान पंचक, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रमाण सच एज वहाँ पे अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, और जो आप्तोपदेश जो प्रमाण आता है, तो द्विविध प्रमाण जो प्रत्यक्ष और अनुमान, और त्रिविध में जो हमारा आता है प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश प्रमाण। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा निदान पंचक है। ओके, तो निदान पंचक जो अल्टीमेटली जो रोल प्ले करने वाला है वो रोग परीक्षा में रोल प्ले करने वाला है। ओके, तो निदान पंचक में 5 फैक्टर आते हैं। ओके, तो निदानम पूर्व रूपाणी उपशयस्तः संप्राप्ति चेति रोगाणाम पंचधा स्मृताम। ओके, तो निदान यानी कि कॉजेटिव फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीज़, यानी कि कारण, क्यों वो डिसीज़ उस पर्टिकुलर पर्सन को हुआ है। सूप खाया तो सर्दी हो गई। ओके, तो सूप पीने से, सूप जो हुआ ये मेरा कॉजेज हुआ, ये मेरा कारण हुआ सर्दी का, यानी कि राइनिटिस का। वहाँ पे जो मेरे को वहाँ पे नेज़ल कंजेक्शन है वगैरह, जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो मेरा सूप पीने की वजह से हुआ मुझे। ओके, तो सूप जो मेरा ये निदान है। तो सर्दी आने के पहले मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था, तो यानी कि पूर्ण रूप। सर्दी जब आया मुझे, वहाँ पे कोई मुझे राइनिटिस, यहाँ पे नेज़ल कंजेक्शन, नेज़ल पोलिप, ये सभी मुझे स्टार्ट हो गए, तो मुझे रूप आया। रूप मतलब ये मेरे मेन सिम्टम्स मुझे दिखाई देने लगे। ओके, ये सभी मतलब वहाँ पे कोई समथिंग है, यानी कि मैंने गर्म पानी पिया, सूप को अवॉइडेड किया, तो अब उपशय मुझे मिल गया, यानी कि मुझे मेरा ट्रीटमेंट मिल गया, यानी कि मेरा जो राइनिटिस, जो मेरा सर्दी था वो ठीक हो गया। ओके, कॉमन कोल्ड था, ऐसे मेरा ठीक हो गए। संप्राप्ति यानी कि वो डिसीज़ कैसे हुआ, सूप पीने से लेकर वो डिसीज़ कैसे हुआ, इसके बीच में जो पाथ जो आता है, जो साइकिल आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संप्राप्ति बोलते हैं। ओके, तो कोई भी डिसीज़ कैसे डेवलप होता है उसको स्टडी करने के लिए जिसका हम अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? संप्राप्ति बोलते हैं। तो इन्हीं 5 फैक्टर की वजह से क्या होता है, कोई भी डिसीज़ प्रोड्यूस होती है। ओके, वंस अगेन हम श्लोक को रीड आउट करते हैं। निदानम पूर्व रूपाणी उपशय तथा संप्राप्ति च इति रोगाणाम पंचधा स्मृताम। ओके, तो श्लोक आप अगेन एंड अगेन
वहाँ पे रीड आउट करो तो श्लोक अच्छे तरीके से बाय हार्ट भी हो जाते हैं। ओके, तो श्लोक कोई अलग से हार्ड वर्क नहीं है। ओके, द 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीज सच एज निदान, पूर्व रूप, रूप एंड उपशय एंड संप्राप्ति। ओके, तो यहाँ पे एरो लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ एरो वाइज रहेगा। ओके, तो अल्टीमेटली डोंट लाफ दिस सीइंग दिस एरो। ओके, तो निदान दैट इज नथिंग बट द पॉजिटिव फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीज, दैट इज कोई अगर डिसीज उसको हुआ है तो उसका जो कारण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निदान बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं आयुर्वेद की डिसीज़ की बात करूं तो रक्त पित्त जो हम ब्लड जो हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग का जो सिस्टम आता है उसको हम रक्त पित्त बोलते हैं। ओके, तो जितने भी अगर मैं बताऊं नाक से यानी कि नोज नेजल ब्लीडिंग हो रही है, रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, आइज़ के थ्रू ब्लीडिंग हो रही है, ईयर ब्लीडिंग हो रही है, ओके, तो यूरेथ्रल ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सभी जो ब्लीडिंग करने का जो काम है ये रक्त पित्त की वजह से आता है। ओके, और रक्त पित्त जो व्याधि होती है इसका जो मेन कारण होता है उनमें हम पित्त प्रकोपक आहार विहार लेते हैं। दैट्स वाई वहाँ पे क्या होता है, इसका निदान होता है। इसका जो कारण होता है रक्त पित्त का, ग्रहणी व्याधि का, ओके, रक्त के दुष्टि का, ये सभी जो कारण होता है ये पित्त प्रकोपक आहार विहार लेने की वजह से होता है। अल्टीमेटली जो हमने लिया इसकी वजह से डिसीज़ हुई, तो जो लिया हमने, जो रोग हुआ उससे आपको भी यहाँ पे लेना देना नहीं रखना है, क्या लिया वो आपको लेना देना रखना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, निदान बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीज। ओके, वो कॉसेस जो डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी को हम क्या बोलते हैं, निदान बोलते हैं। ओके, तो येन आहार विहारेण रोगाणाम उद्भव भवेत् क्षय वृद्धिश्च दोषाणाम निदानम ही तद उच्यते। ओके, तो मैंने जब पहला वीडियो बनाया था बिफोर द स्टार्टिंग आवर जो हमारा जो हम पैथोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, रोग निदान जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसके स्टार्टिंग के मैंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो जो जिसकी मैं जिक्र अगेन एंड अगेन कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ओके, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है। ओके, तो यू कैन सी दैट वीडियो फ्रॉम दैट लिंक बाय क्लिकिंग दैट लिंक। ओके, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि प्रकोप एक स्टेज आती है छठ क्रिया काल का, तो वो प्रकोप मतलब वहाँ पे कोई विशेषण नहीं देखा जाता है, वहाँ पे सिर्फ गुणों की वृद्धि होती है। ओके, तो प्रकोप का जो मीनिंग आपको मालूम है कि संचय होता है पहले, कि दोषों का पहले अपने स्थान पे अक्यूमुलेशन, वहाँ पे वो एकत्र होते, एक्यूमुलेशन होते, देन क्या होता है वहाँ पे वो प्रसर हो जाता है, यानी कि वो प्रकोप, यानी कि वो एक्यूमुलेट होने के बाद जब एक कंडीशन आती है कि ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो क्या होता है, वो प्रकोप हो जाते हैं। और प्रकोप एक फर्दर एक स्टेज होता है उसमें प्रसर आ जाता है। तो अल्टीमेटली ये सभी इसका मीनिंग नहीं रहता है। अगर आप पैथोलॉजी अगर आप डीलिंग कर रहे हो तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको यही लिखना है, लेकिन जो मैं बताया था उस फर्स्ट वीडियो में जिसका लिंक मैं अभी जिक्र किया मैंने, तो उस वीडियो में मैंने बताया आपको कि वहाँ पे जो प्रकोप होता है तो पहले संचय आता है, तो संचय का मीनिंग वहाँ पे भी संचय का मीनिंग जो मैंने बताया, दूसरा मीनिंग जो मैंने बताया वहाँ पे संचय का मीनिंग अक्यूमुलेशन नहीं होता है। संचय का मीनिंग होता है कि गुणों की वृद्धि होती है, और गुणों की वृद्धि की वजह से क्या होता है, संचय हम उसी को बोलते हैं। ओके, तो संचय का मीनिंग गुणों की वृद्धि, ये उसका सिनोनिम्स हुआ। ओके, इन दैट सेम मैनर प्रकोप का मीनिंग होता है जब गुणों की वृद्धि हो गई तो दोष विशेष हो जाते हैं, दोषों में क्षय और वृद्धि हो जाती, क्षय और वृद्धि देखा जाता है, तो उनके वजह से क्या होता है, हमें कोई भी डिसीज़ आती है। तो वहाँ पे फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, उसके थ्रू वहाँ पे मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया। ओके, तो यहाँ पे हमें मीनिंग इससे कोई लेने देना मीनिंग रखना है। तो येन आहार विहारेण रोगाणाम उद्भव भवेत् क्षय वृद्धिश्च दोषाणाम निदानम तद उच्यते। ओके, तो निदान किसको बोलेंगे, आहार और विहार। तो जो पॉजिटिव फैक्टर, जितने भी डिसीज़ होते हैं हमें, वो जो रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर होता है वो आहार होता है, यानी कि भोजन हमारा होता है, जो हम डेली भोजन लेते हैं और जो डेली एक्टिविटी करते हैं। ओके, भीष्मासनम करते हैं, यानी कि इर्रेगुलर हैबिट होती है हमारे, ईटिंग हैबिट होती है, हम दीवा स्वाप करते हैं, दिन में सोते हैं, डेली स्लीप यानी कि डे स्लीप। ओके, नाइट रात्रि जागरण करते हैं, यानी कि रात में जागने का जो काम होता है। ओके, तो ये सभी जो एक्टिविटी होती है, धूप में ज़्यादा कभी जाते हैं, वायु का सेवन किया हमने। ओके, नॉर्मल अभी जो मुंबई के जो पब्लिक्स होते हैं उनकी बात करें तो वो लोकल्स में क्या करते हैं, बाहर के साइड्स में ऐसे हैंग करके वहाँ पे अपने अंदर इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं। तो अल्टीमेटली होता है क्या कि इनके जैसे क्या होता है, वात के जो गुण होते हैं, जो वायु उन्होंने इनहेल किया एक बहुत सारा, ओके,
तो होता क्या कि इनके जो क्वांटिटी होती है, यानी कि जो इनका गुणों की जो क्वांटिटी होती है उनमें इन्हांस होता है। ओके, दैट्स वाई वात का विशेषण होता है, वात की दृष्टि हो जाती है। तो वात की दृष्टि होने के बाद वहाँ पे वात के अलग डिसऑर्डर और विकार देखे जाते हैं, तो वो बात अलग है। कहने का मतलब ये है कि एक्टिविटी जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं उन एक्टिविटी के ऊपर और जो आहार खाते हैं वो आहार के ऊपर, हमारा जो आहार होता है अगर वो बैलेंस आहार हमारे लिए नहीं है, या फिर जो आहार हमें लेना चाहिए सच एज पिज्ज़ा बर्गर हम ले रहे हैं, डेली कंजप्शन ऑफ पिज्ज़ा बर्गर ये सब खा रहे हैं, ओके, जो कि बेनिफिशियल या फिर जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, तो ये सभी फैक्टर की जैसे क्या होता है वहाँ पे निदान, यानी कि ये सभी कॉजेस हो सकते हैं फॉर क्षय वृद्धि ऑफ दैट पर्टिकुलर दोष। ओके, और वहाँ पे कोई भी डिसीज़ हो सकता है। ओके, येन आहार विहारेण रोगाणाम उद्भव भवेत् क्षय वृद्धिश्च दोषाणाम निदानमिति तद् उच्यते। तो आहार एंड विहार इज मेन कॉजेज ऑफ विशेषण ऑफ एनी दोषा एंड अपीयरेंस ऑफ डिसीज, इसी को हम क्या बोलते हैं, निदान बोलते हैं। ओके, तो निदान ही तो सोइति कर्तव्यता को रोग उत्पादक हेतु निदानम, जो एबिलिटी जिसके पास रहती है किसी भी डिसीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए उसी को हम क्या बोलते हैं, निदान बोलते हैं। ओके, तो फैक्टर विच रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिसीज दैट इज कॉल्ड निदान। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट बर्तन मैंने श्लोक बताया कि अगेन एंड अगेन आपको श्लोक में बताते जा रहा हूँ कि मीनिंग आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन और मालूम चल जाए। बाह्य निमित्त रोगाणाम निदानम इति कृतितम विधाय धातु वैषम्यम साक्षात व रोगकारी ततः। ओके, तो मीनिंग यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो मीनिंग आप यहाँ पे एरो वाइज मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो एरो वाइज मीनिंग मतलब यहाँ पे पहला एक्सटर्नल फैक्टर बाह्य निमित्त रोगाणाम, बाह्य निमित्त मतलब आहार विहार फैक्टर हुआ। ओके, तो आहार विहार अल्टीमेटली क्या है, हम बाहर से तो आहार विहार ले रहे हैं, यानी कि अल्टीमेटली हम वहाँ पे स्पूरियस हमारा कोई आहार हुआ। ओके, यानी कि अडल्ट्रेटेड कोई हमारा आहार होगा। ओके, वहाँ पे जो रोड साइड में जो लगे हुए जो स्टॉल रहते हैं, अगर वहाँ से हम कोई आहार लिए तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, यानी कि वो एक्सटर्नल कॉजेस हुए, यानी कि बाह्य कॉजेस हुए। ओके, तो बाह्य कॉजेस हुए, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। और बाह्य निमित्त, ओके, तो निमित्त मतलब वहाँ पे निमित्त जो होता है एक पर्याय नाम है किसका, सॉरी, तो देयर इज अ लॉस चार्जिंग। ओके, तो दैट्स वाई, तो लेकिन आई विल एक्सप्लेन बेटर मैनर। ओके, तो डोंट अपसेट। ओके, तो बाह्य निमित्त, निमित्त में बता रहा था कि इसका जो मीनिंग होता है, यानी कि जो वहाँ पे जो सिनोनिम्स होता है उस पर्टिकुलर निदान का, तो निदान के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, तो निमित्त, हेतु, आयतन, तो ये सभी क्या होते हैं, निदान के सिनोनिम्स है, तो इसीलिए निमित्त सिनोनिम्स आया है यहाँ पे निदान के एक्सप्लेन करते समय। तो बाह्य जो निदान होता है, बाह्य जो कॉसेस होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, उसी को हम बोलते हैं बाह्य निमित्त रोगाणाम निदानम इति कृतितम। तो रोग का जो मेन पॉजिटिव मेन जो फैक्टर हुआ वो एक्सटर्नल फैक्टर हुआ। ओके, तो वही क्या करता है, रोगों को प्रोड्यूस करता है। विधाय धातु वैषम्यम, कैसे करते हैं, धातु वैषम्यम, धातु में विषमता लाता है। कौन से धातु, मैंने अगेन जो फर्स्ट वीडियो में बताया था वहाँ पे धातु मैंने मतलब बताया था कि वो रसादी धातु भी हो सकते हैं, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र भी धातु हो सकते हैं, या फिर मेरे दोष जो होते हैं वात, पित्त एंड कफ जो दोष होते हैं ये भी धातु हो सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कोई धातु, अगर कोई दोष अप्रकोपित स्टेज में, यानी कि अगर कोई विशेषण नहीं हुआ उनके में, अगर वो फ्लो हो रहे हैं कोई भी चैनल्स में, यानी कि सभी स्रोतस में तो फ्लो होते ही हैं, अगर वो सभी स्रोतस में अप्रकोपित स्टेज, यानी कि वो उनका विशेषण नहीं हुआ है, अगर वो बैलेंस स्टेट में अगर वो फ्लो हो रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, धातु साम्यता, उनको भी धातु बोलते हैं, दोषों को भी धातु बोलते हैं। अगर वो नॉर्मल स्टेट में फ्लो होंगे तब, तो उनमें अगर विषमता आती है तो उनको हम धातु वैषम्य बोलते हैं। ओके, तो धातु वैषम्य मतलब यहाँ पे आप मत समझिए कि वहाँ पे रस, रक्त, मांस, मेद में कोई चेंजेस आ रहा है। ओके, तो विधाय धातु वैषम्य, धातु वैषमता होती है बाह्य फैक्टर के जैसे, एक्सटर्नल फैक्टर के जैसे चेंजेस दिखाई देता है उस दोष में, और डिसीज़ होती है, और जो डिसीज़ का जो कारण होता है वो निदान होता है। ओके, तो विधाय धातु वैषम्यम साक्षात व रोगकारी तथा। ओके, तो साक्षात मतलब जो दिखाई देता है, यानी कि जो डिसीज़ जो दिखाई देता है। ओके, तो अभी हम टाइप्स की बात करेंगे, तो सन्निकृष्ट हेतु, विप्रकृष्ट हेतु, व्यभिचारी हेतु एंड जो हमारा प्राधानिक हेतु। ओके, तो सन्निकृष्ट हेतु मतलब अभी जो कॉसेज मैंने बताया, अभी यहाँ पे कॉसेज जो हमारा जो रहेगा वो पूरे डेली एक्टिविटी जो, यानी कि जो डेली का जो टाइम है, जो शेड्यूल है, यानी कि हम ऐसा बोलते हैं कि नॉर्मल जो सुबह का जो टाइम होता है 6 to 10 AM। ओके, तो ये जो टाइम होता है कफ का टाइम होता है। ओके,
देन अगेन 10 to 2 PM हमारा जो टाइम होता है वो पित्त का टाइम होता है, यानी कि वहाँ पे पित्त दोष प्राबल्य होता है, उनका प्रिडोमिनेंस होता है। देन अगेन 2 to 6 PM हमारा वात प्रिडोमिनेंस होता है। देन 2 to 6 PM हमारा अगेन वहाँ पे कफ दोष का प्रिडोमिनेंस होता है। ये साइकिल है पूरे डेली, ये डेली साइकिल है कि ये दोष प्रिडोमिनेंस होता है। ओके, तो अगर कोई रोग प्रोड्यूस हो चुका है बॉडी के अंदर और वहाँ पे सीवियरिटी देखी जाती है, ओके, तो सीवियरिटी देखने का जो फैक्टर हुआ, जो कॉसेस हुआ, वो हमारा कफ, पित्त एंड जो वात का जो मैंने टाइम बताया, इन टाइम में ये मेरे डिसीज़ की सीवियरिटी बढ़ जाती है। ओके, तो ऐसा होता है कि ये खुजली मुझे, यानी कि कंडू हो रही है, ईचिंग हो रहा है, तो मुझे सिर्फ शाम को 7 बजे जैसी होती है, यानी कि नाइट 7 o'clock को जैसे ही होता है, उस टाइम रेंज में मुझे ये ईचिंग होना स्टार्ट होता है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा तो वो ड्यू टू कफ प्रिडोमिनेंस हो रहा है वहाँ पे, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हुआ वहाँ पे हमारे दोषों के, यानी कि जो विकार हुए हैं उनको सीवियरिटी, यानी कि सीवियर कंडीशन लाने के लिए। ओके, या फिर एक सन्निकृष्ट हेतु ऐसा भी हेतु होता है कि अगर कोई ट्रॉमा लग गया है, कोई आपको चोट लग गया, आप गिर गए हो, ओके, किसी ने आपको मारा है, ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे ट्रॉमेटिक कंडीशन आ गई, तो उसकी से होता है कि दोषों में विशेषण आता है और वहाँ पे आपको कोई रोग हो सकता है, यानी कि कोई डिसीज़ हो सकता है। ओके, तो ये फैक्टर जो होता है वो उसको हम क्या करते हैं, सन्निकृष्ट हेतु बोलते हैं। तो जो दिन रात सुबह ये सभी जो टाइम पीरियड है, और अगर कोई ट्रॉमा लग गया है जहाँ पे अल्टीमेटली दोषों का विसर्जन हो जाता है बिना कोई वेट किए हुए, ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सन्निकृष्ट हेतु बोलते हैं। ओके, जो बी प्रकृष्ट, सन्नी मतलब वही रहता है कि जो नज़दीक के जो हेतु होते हैं। ओके, बी प्रकृष्ट हेतु मतलब होता है कि ये कलेक्शन होता है यहाँ पे, यानी कि कलेक्शन मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो संचित जो कफ होता है, ओके, जो हेमंत ऋतु में जो संचित जो कफ होता है, हेमंत और शिशिर ऋतु में जो संचित कफ होता है, वो वहाँ पे हमें वसंत ऋतु में देखने मिलता है। ओके, तो वसंत ऋतु जो टाइम पीरियड आता है, जो पीरियड आता है मार्च अप्रैल का, तो उसमें हमें बहुत सारे पेशेंट देखने मिलते हैं कि जिनको कफ का प्रॉब्लम आता है, जिनको वोमिटिंग की प्रॉब्लम आती है। ओके, तो ये सभी प्रॉब्लम डिसाइडेड रहता है कि ये इस पर्टिकुलर सीजन में देखा जाएगा। ओके, तो ये बी प्रकृष्ट हेतु है, यानी कि दूर की हेतु हैं जो कि एक पर्टिकुलरली डिसीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो बी प्रकृष्ट हेतु मतलब दूर की हेतु जो कि दोषों के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, जो दोषों के एक्यूमुलेशन के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो जो मीनिंग मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, वो मीनिंग करेक्ट है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोलॉजी। ओके, जो मीनिंग अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे हेमंत ऋतु में इनका संचय होता है, वो काल के ऊपर रीजन है, यानी कि काल के ऊपर डिवाइडेड है कि नेचर में ये दोषों का प्रिडोमिनेंस होता है। दैट्स वाई एज पर द वहाँ पे जो सामान्य विशेष जो सिद्धांत होती है, या फिर जो लोकपुर जो सामान्य सिद्धांत होता है, तो जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड के हिसाब से जो रहता है कि जो बाहर की जो सृष्टि होती है वैसे हमारे इंटरनल सृष्टि होती है। तो उस सीज़न में वहाँ पे कफ का विशेषण होता है, और ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी कफ का विशेषण होता है। तो ये अलग टाइम, ये अलग है कि यहाँ पे इनका संचय होता है और वहाँ पे देन विशेषण होता है। बॉडी के अंदर जो विशेषण ऐसा कोई देखा नहीं जाता है। ओके, जो व्यभिचारी जो हेतु होता है, व्यभिचारी हेतु मतलब वहाँ पे कोई जो फैक्टर था पर्टिकुलर डिसीज जो प्रोड्यूस करने वाला था। तो सन्निकृष्ट हेतु मतलब वहाँ पे ऐसा भी आप हेतु समझ सकते हो कि आपको कोई वहाँ पे समझिए आप टीबी, ओके, तो किसी को टीबी हो गया है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला जो फैक्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर टीबी प्रोडक्शन। ओके, तो सन्निकृष्ट हेतु का जो वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हुआ, यानी कि जो टीबी का जो फैक्टर हुआ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला हुआ। ओके, तो सन्निकृष्ट नज़दीक के जो हेतु होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सन्निकृष्ट हेतु। बी प्रकृष्ट हेतु मतलब लार्ज, यानी कि जो दूर का हेतु है, यानी कि दूर जो है। ओके, व्यभिचारी हेतु मतलब जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला उस व्यक्ति के अंदर, उस पर्सन के अंदर टीबी को प्रोड्यूस किया लेकिन किसी और में नहीं कर रहा हो। ओके, तो यानी कि व्यभिचारी यथा या दुर्बल तो व्याधिकरण असमर्थ। ओके, तो व्याधि प्रोड्यूस करने में वो असमर्थ है, दैट्स वाई वहाँ पे व्यभिचारी हेतु उसी को हम बोलते हैं। ओके, प्रधानिक हेतु मतलब प्रधानी को यथा विषादी। ओके, तो जितने भी पॉइजन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रधानिक हेतु बोलते हैं। तो जो कि क्या करते हैं, ये अलग टॉपिक हो गया कि प्रधानिक हेतु जो कोई भी विषय होते हैं, तो विषय अल्टीमेटली पॉइजन होते हैं और वो क्या करते हैं, धातु में इतना विषमता ला देते हैं कि इमीडिएटली बॉडी कोलाप्स हो जाता है और या फिर बॉडी डाई भी हो जाता है। ओके, तो प्रधानिको यानी कि प्राधानिको यथा विषादी, तो जितने भी विषादी जो फैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रधानिक हेतु बोलते हैं। ओके,
हमारा जो टाइप 2 होता है हेतु का, असात्म इंद्रियता संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। ओके, तो मैं लोअर साइड से जाऊंगा, यानी कि मैं थर्ड से जाऊंगा। ओके, तो परिणाम मतलब काल का फैक्टर। तो काल में जो फैक्टर होता है कि ही नहीं, वहाँ पे जैसे कि आप सब जानते हो कि वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और हमारे जो शीत ऋतु, ये 3 ऋतु नॉर्मल है। ओके, नॉर्मल ये हमारे सीज़न है। ओके, अगर वर्षा ऋतु में, यानी कि जो टाइम पीरियड है, जो जहाँ पे रेनी सीज़न है, ये टाइम पीरियड में अगर वहाँ पे सूखा आ रहा है, यानी कि वहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है, वहाँ पे बहुत ही तेज़ धूप आ रहा है, तो ये क्या होगा, वर्षा ऋतु का वहाँ पे मिथ्या योग होगा। ओके, तो वर्षा ऋतु का मिथ्या योग, वर्षा ही बहुत कम हो रही है। ओके, वहाँ पे, या फिर वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है, वर्षा ऋतु का मिथ्या योग, वर्षा ऋतु का हीन योग, या फिर वर्षा ऋतु का अति योग। तो ऐसे ही अलग ऋतुओं का भी शरद, वहाँ पे नॉट शरद, वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का ही मिथ्या योग, ग्रीष्म ऋतु में वहाँ पे बारिश हो रही है, ग्रीष्म ऋतु में ठंडी पड़ रही है। ओके, ग्रीष्म ऋतु में अति ग्रीष्म हो रहा है, ग्रीष्म ऋतु का अति योग, ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म नहीं पड़ रहा है, वहाँ पे बारिश हो रही है, या फिर वहाँ पे ठंडी पड़ रही है, यानी कि हीन योग। ग्रीष्म ऋतु में अगर कोई डिसीज़, अगर कोई दूसरी ऋतु आ रही है तो उसको मिथ्या बोलेंगे। ओके, अगर वो कम हो रहा है तो उसको हीन बोलेंगे, अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो उसको अति बोलेंगे। ओके, तो ग्रीष्म ऋतु में मिथ्या योग, ग्रीष्म ऋतु का मिथ्या योग, ग्रीष्म ऋतु का हीन योग, या फिर ग्रीष्म ऋतु का अति योग। तो इन तीनों ऋतु के अति योग, मिथ्या योग और हीन योग के वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर डिसीज़ देखे जा सकते हैं। ओके, प्रज्ञा अपराध मतलब ये रहता है कि धी धृति भी भ्रष्टम यत कर्म कृते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यादम। वहाँ पे फर्दर प्रज्ञा अपराधम तम विद्यादम, देन अगेन वहाँ पे एक फर्दर एक टर्मिनोलॉजी है कि जो प्रकोपित, जो दोष होते हैं प्रकोपित जाते हैं। ओके, तो प्रज्ञा अपराध मतलब धी धृति स्मृति। तो जितने भी अगर मेरे नॉलेज है, मेरे पास परफेक्ट नॉलेज है, मेरे पास कम नॉलेज है, मेरे पास कम नॉलेज है। ओके, तो ये सभी की वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारा जो मानसिक जो संतुलन होता है, हम इसको वहाँ पे अगर बैलेंस नहीं है हमारा मानसिक बैलेंस, ओके, तो मानसिक असंतुलन की वजह से क्या होता है, हम सुसाइड करते हैं। ओके, हम रेल जो वहाँ पे जो पटरी होती है, या फिर जो हमारा रेल पाथ होता है, हम उसमें क्या करते हैं कि सुसाइड करते हैं। ओके, तो जो ये पर्सन ऐसा सुसाइड एक्टिविटी जो करते हैं, जिनका जो धी होता है, जो धृति होती है, जो स्मृति होती है, स्मृति मतलब होता है कि धी मतलब रहता है कि उनको मालूम रहता है कि ये जो करने जा रहे हैं ये वहाँ पे ये अच्छी बात नहीं है, यानी कि सुसाइड करना अच्छी बात नहीं है। धृति मतलब ये रहता है कि वहाँ पे इनको ये मालूम हो रहा है कि इनको करने से ये होता है। ओके, ये करने से ऐसा हो जाएगा, मैं नष्ट हो जाऊँगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। स्मृति ऐसा ही घड़ी घड़ी याद दिलाएगा कि ऐसा करने से बहुत लोग मर चुके हैं, ऐसा करने से बहुत लोग अपने जान गंवा चुके हैं। ओके, लेकिन ये तीनों को जो छोड़कर जो अपनी तरीके से अपना एक्टिविटी जो करते हैं, होता क्या कि वो डाया जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। ओके, तो प्रज्ञा मतलब अपने हिसाब से जो एक्टिविटी हम करते हैं, जो धी धृति स्मृति जो बोलती है उनका ना सुनते हुए जो हम करते हैं, ओके, बियॉन्ड हम उसके जो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। ओके, असात्म इंद्रिय संयोग मतलब होता है कि हम अपने आँखों से बहुत ही छोटी चीज़ों को देख रहे हैं, यानी कि चक्षु इंद्रिय का हीन योग, बहुत ही बड़ी चीज़ों को देख रहे हैं, चक्षु इंद्रिय का अति योग। और वहाँ पे मिथ्या योग मतलब जो हमें नहीं देखना चाहिए। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बैडली होती है। ओके, अदृश्य होती है जिन्हें नहीं देखना चाहिए, और हम ज़बरदस्ती या फिर वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, हम ऐसा बोल सकते कि वहाँ पे वो जानबूझ के देख रहा है। ओके, तो होता क्या कि चक्षु इंद्रिय का वहाँ पे मिथ्या योग होता है। तो इन दैट सेम मैनर वहाँ पे जितने भी 5 इंद्रिय होती हैं, स्पर्श इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, ओके, देन अगेन वहाँ पे हमारे जो टंग का जो रिसेप्शन होता है, रसन इंद्रिय। ओके, तो ये सभी जो इंद्रिय होती हैं, इनका मिथ्या योग, अति योग और हीन योग, इनके वजह से भी हमें डिसीज़ देखे जा सकते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, एज अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ओके, तो फैक्टर ये कारण बन सकते हैं पर्टिकुलर डिसीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो थर्ड वे होता है टाइप ऑफ हेतु को फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, दोष हेतु। ओके, तो जो यथाचय प्रकोप प्रश्मना निमित्त ऋतु उत्पन्ना मधुरादि। ओके, तो मधुर अम्ल लवण जो होते हैं पित्त का वात का शमन करते हैं,
कषाय तिक्त मधुर रस ये सब जो करते हैं पित्त का शमन करते हैं, और कषाय कटु तिक्त ये सभी क्या करते हैं, कफ का शमन करते हैं। ओके, तो ये सभी जो रस होते दोष हेतु। ओके, दोष हेतु मतलब वहाँ पे मधुर आदि ऋतु में, यानी कि यथाचय प्रकोप प्रशमना निमित्त ऋतु उत्पन्नम मधुर आदि। ओके, तो दोष हेतु है सब, एक को सब ये सभी क्या करते हैं, मधुर अगर कोई डिसीज़ सॉरी मधुर नॉट डिसीज़, अगर कोई वहाँ पे मधुर सीजन यानी कि हेमंत का जो हेमंत ऋतु अगर वहाँ पे आ गया तो वहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पे मधुर रस प्राबल्य रहता है। ओके, तो हेमंत ऋतु में मधुर रस के प्राबल्य की वजह से क्या होता है, या फिर आप ग्रीष्म ऋतु समझिए। ओके, तो ग्रीष्म ऋतु में वहाँ पे उष्ण की वजह से क्या होता है कि उष्ण तीक्ष्ण ये वहाँ पे गुण बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से होता है कि वहाँ पे पित्त का विशेषण होता है। तो ये सभी दोष हेतु हैं, यानी कि दोषों के विशेषण के सभी कारण होते हैं। कौन, जो ऋतु में जो उत्पन्न होते हैं, जो 6 रस होते हैं, तो जो रस उत्पन्न होते हैं उस पर्टिकुलर सीजन में वो नहीं लेना चाहिए, उसके अपोजिट वाला रस लेना चाहिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर सीजन में वो प्रीडोमिनेंस स्टेज में रहते हैं। एंड ड्यू टू दैट एज इन द लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, जो यथा पिंडे तथा ब्राह्मण जो मैंने भी बताया। ओके, तो जैसा बाहर की सृष्टि में होता है वैसा इंटरनल सृष्टि में भी हो सकता है। वहाँ पे पित्त का विषय उष्ण तीक्ष्ण आहार हमारे बॉडी में भी देखे जा सकते हैं, इसलिए अपोजिट होना लेना चाहिए। तो ऋतु उत्पन्ना मधुर आदि, तो ऋतु के अनुसार जो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय जो उत्पन्न होते हैं, जो उनका जो सीज़न आता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके अपोजिट वाले आहार लेना चाहिए। ये दोष हेतु इनको बोल सकते हैं कि अगर वो सेम अगर आप रस वाले आहार लोगे या फिर औषध लोगे तो ये दोषों का विशेषण का एक कारण हो सकता है। ओके, व्याधि हेतु बताया गया कि डायरेक्टली बिना किसी दोषों को इम्बैलेंस किए हुए डायरेक्टली व्याधि का एक कारण होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, व्याधि हेतु बोलते हैं। मृद भक्षण बोला गया, जिससे पांडु की व्याधि होती है, यानी कि मिट्टी खाना, जो कि हम नॉर्मली क्या कर देखते हैं बच्चों में देखते हैं, यानी कि मृद भक्षण जो मिट्टी खाते हैं उनमें ऐसा देखा जाता है कि इनको पांडु हो सकता है। ओके, तो व्याधि हेतु नॉट डायरेक्टली व्याधि को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उभय हेतु यानी कि दोनों। ओके, दोष हेतु दोष को प्रिडोमिनेंस करेगा और व्याधि हेतु दोनों। तो उभय हेतु यथा वात रक्ते हस्ती अश्व उष्ट गच्छति। ओके, तो वात रक्त ऐसा डिसीज देखा जाता है, कैसा देखा जाता है, हस्ती यानी कि हाथी, अश्व मतलब घोड़ा, और उष्ण मतलब कैमल। तो इनका जो राइडिंग होता है, इनके राइडिंग के जैसे वहाँ पे क्या होता है, दोष इम्बैलेंस होता है, और दोष कैसे क्या होता है, वात रक्त डिसीज आता है, यानी कि व्याधि हेतु। तो उभय हेतु इनको बोला गया है। तो अल्टीमेटली दोष हेतु पहले दोष इम्बैलेंस हुआ और दोष के जैसे डिसीज डेवलप हुआ, तो दैट्स वाई इनको उभय हेतु बोला गया। ओके, तो टाइप 3 दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। जो टाइप 4 होता है उत्पादक हेतु, यानी कि मेन कॉज, मैंने भी बताया आपको कि जो टीबी का जो प्रोड्यूस करने वाला जो मेन कॉज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला है। रक्त पित्त व्याधि को जो प्रोड्यूस करने वाला है वो उष्ण तीक्ष्ण आहार भी आ रहा है। ओके, ग्रहणी व्याधि जो मेन कॉसेज है उसका अग्नि मानदेय है। ओके, तो ये सभी जो मेन कॉज है ये उत्पादक हेतु इनको बोलते हैं, उनको प्रधान हेतु भी बोलते हैं। ओके, व्यंजक हेतु मतलब होता है प्रोमोटिंग फैक्टर, यानी कि अगर आप टीबी के पेशेंट हो तो टीबी के पेशेंट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला है, ये तो ठीक है, ये मेन कॉज हुआ। इसका प्रोमोटिंग फैक्टर हो गया सच एस इसको न्यूट्रिशनफुल आहार नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से होता है कि उसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आता है। ओके, क्वाशियोर्गर है, कुपोषण है। ओके, वहाँ पे मैरेस्मस है, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन है। ओके, तो प्रोटीन उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो दैट्स वाई इन सभी से क्या होता है, ये सभी प्रोमोटिंग करते हैं उस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए। ओके, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजक हेतु बोलते हैं, यानी कि वो मेन कॉज नहीं होता है, मेन कॉसेस नहीं होता है, वो उस डिसीज़ के लिए उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ओके, टाइप 5 जो होता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर को हम आभ्यंतर हेतु बोलते हैं। हमारे जो बॉडी के अंदर जो कॉसेस जो खुद के जो कॉज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आभ्यंतर होते हैं। ओके, ऑटो इम्यून जो हम बोलते हैं नॉर्मली। और बाह्य हेतु मतलब बाहर का जो पायरोजन है, एंटीजन है, माइक्रोब्स है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बाह्य हेतु, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर बोलते हैं, यानी एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं। ओके, तो दैट इज़ अब हम इम्पोर्टेंस हम निदान पढ़ेंगे। तो निदान इतना सारा हमने पढ़ा, तो निदान इम्पोर्टेंस ये रहता है कि नॉलेज ऑफ व्याधि, तो व्याधि के लिए हम निदान को पढ़ते हो। ओके, फॉर निदान परिवर्जनम, तो सूप पीने से अगर सर्दी होती है, कॉमन कोल्ड होता है, तो सूप नहीं पियेंगे। ओके, तो निदान का परिवर्जन कर देंगे, निदान को जिसकी वजह से वो डिसीज़ हुआ था उसको हम ख़त्म कर देंगे, वही नहीं लेंगे। ओके, तो निदान का परिवर्जन मतलब निदान को ही हम नष्ट कर देंगे। ओके,
टू नो, ओके, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हो, टू नो द व्याधि इज क्यूरेबल और इनक्यूरेबल। तो साथ दिया असाध्य व्याधि, इनको जानने के लिए हम निदान एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द निदान। ओके, हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो है उस निदान पंचक का पूर्व रूप। ओके, तो पूर्व रूप मतलब किसी भी डिसीज़, किसी भी रोग को आने से पहले जो एक पर्टिकुलर जो सिम्टम जो दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व रूप बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ मैंने डेफिनेशन आपको लिखा गया है। तो दोषाः कुर्वन्ति यत् लिंगम पूर्व रूपम ततो उच्यते। ओके, तो नॉर्मली जो छठी क्रियाकाल का जो स्टेज होता है, तो अगर क्षय वृद्धि अगर दोषों की हो गई है और वो दोष क्या करते हैं, उनका दोष समर्चना होता है। ओके, तो क्षय वृद्धि होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे वृद्धि जो दोष होते हैं वो क्या करते हैं, विषेट करते हैं और दुष्य को दूषित करते हैं। ओके, तभी तो उनको दुष्य बोले हैं, तभी तो उनको दोष बोलते हैं, जो कि दुष्य करते हैं, यानी कि दो दूषित करते हैं इनको धातु को, तो इसलिए उनको दुष्य बोलते हैं। जो दूषित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, दुष्य बोलते हैं, और जो दूषित करते हैं उनको दोष बोलते हैं। ओके, तो क्षय वृद्धि होने के बाद छठी क्रियाकाल का जो हमने टॉपिक पढ़ा, संचय, प्रकोप, प्रसर, तो अल्टीमेटली होने के बाद जब ये क्षय वृद्धि हो जाती है तो क्या करते हैं, धातु के साथ अपना, यानी कि बॉडी में तो क्षय, नॉर्मली बॉडी के अंदर तो ये फ्लो तो होते ही रहते हैं। ओके, जब इनका क्षय वृद्धि हो जाता है तो होता क्या कि ये धातु की दुष्टि करने लगते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, दोष दूसरे समूर्छना होती है। तो बिफोर दोष दूसरे समूर्छना जो स्टेज आता है हमारे छठी क्रियाकाल में, यानी कि जो हम बोलते हैं कि वहाँ पे संचय, प्रकोप, प्रसरम, स्थान संश्रय। ओके, तो जब तक कोई विशेटेड जो दोष होते हैं अगर वो लोकलाइज नहीं हुआ, ओके, तो लोकलाइज होने से पहले जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उस पर्टिकुलरली डिसीज़ के आने से पहले, यानी कि जो विशेटेड जो दोष थे उनका लोकलाइजेशन नहीं हुआ। ओके, पर्टिकुलर जो उनका जो मेन लोकेशन है, सच एज वात दोष बैलेंस इम्बैलेंस हो गए रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में, जब तक इम्पैक्ट नहीं करेगा तब तक हमें वहाँ पे राजक्षमा व्याधि या फिर वहाँ पे काश श्वास की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो अगर वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यानी कि वहाँ पे लंग्स में नहीं गया है, बिफोर लंग्स में जाने से पहले जो स्टेज रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व रूप बोलते हैं। और उसके जब पूर्व रूप के स्टेज में चले जाते हैं वो दोष, तो वो जब सिम्टम जो दिखाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पूर्व रूप बोलते हैं। ओके, तो दोषाः कुर्वन्ति यत् लिंगम, लिंगम मतलब लक्षण, तो दोषाः कुर्वन्ति यत् लिंगम पूर्व ततो उच्यते। तो बिफोर प्रोडक्शन, बिफोर अराइजिंग ऑफ एनी सिम्टम्स, द मेन सिम्टम्स, और बिफोर अराइजिंग ऑफ एनी डिसीज, जो चेंजेस हम बॉडी में देखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पूर्व रूप बोलते हैं। ओके, तो पूर्व रूप नॉर्मली सामान्य रूप पूर्व रूप होता है और विशेष पूर्व रूप। ओके, तो सामान्य पूर्व रूप मतलब जैसे कि रक्तपित्त और ग्रहणी व्याधि हो गए, तो दोनों में जो मेन कारण हुआ, दोनों में हमें क्या होता है, दोनों में हम देखते हैं कि दोनों में स्टूल जो होता है येलो स्टूल आता है। ओके, तो नॉर्मली बहुत सारे ऐसे व्याधि होते हैं जिनमें लक्षण बहुत सेम दिखा देते हैं। हेडेक, ज्वर में भी हेडेक रहता है हमें, वहाँ पे अगर कोई आम वात है तो उसमें भी बहुत सारे हेडेक रहते हैं। ओके, ऐसा उपद्रव है। ओके, तो नॉर्मली कहने का मतलब ये है कि पूर्व रूप, एक सामान्य पूर्व रूप जो होता है, ये क्या होता है, ये अर्ली सिम्टम्स को बताता है, यानी कि व्याधि को बताने वाला नहीं होता है, ये अर्ली सिम्टम्स को बताएगा। विशेष पूर्व रूप ये होता है कि ये व्याधि के थोड़ा नज़दीक लाके बताएगा, यानी कि ये व्याधि हमारी है, ये ऐसा सिम्टम्स बताएगा। जैसे कि हम जब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पे जिरम्भा अत्यर्थ समीरनाथ। ओके, तो वात, अगर कोई इम्बैलेंस, वात का इम्बैलेंस हुआ है तो वहाँ पे जिरम्भा यानी कि योनिंग आती है हमें। पित्त अगर वहाँ पे आएगा तो हमारे आँख में जलन आती है, पित्तात नयनो दाहम। ओके, कफात अन्नम अरुचि भयेत, कफ की अगर कोई इम्बैलेंस आएगी तो वहाँ पे अरुचि आती है, यानी कि आप समझ सकते हो कि अगर श्वास काश से अगर कोई प्रॉब्लम अगर हमारे आने वाला है तो पूर्व रूप हमें ऑलरेडी दिख जाएगा कि हमें लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, भोजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये विशेष पूर्व रूप आते हैं, यानी कि ये नॉन वहाँ पे लक्षण आते हैं कि ये लक्षण देखने के बाद हम पता कर सकते हैं कि ये व्याधि, नज़दीकी व्याधि हम पता कर सकते हैं कि ये व्याधि हम वहाँ पे और वहाँ पे रोल आउट या फिर वहाँ पे उसको सर्कुलर कर सकते हैं कि ये व्याधि हमें हो सकती है। ओके, सामान्य पूर्व रूप ये कुछ बताता नहीं है, यानी कि ये हमें हमेशा वहाँ पे संदिग्ध अवस्था में ला के देता है, यानी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा। ओके,
तो नेक्स्ट लोग जो लिखा हुआ लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वाद, यानी कि जो लक्षण अव्यक्त जो कि बहुत ही माइन्यूट दिखते हैं, या फिर अल्पत्वाद बहुत ही कम दिखते हैं, व्याधि नाम यथा अयथम। ओके, व्याधि के ये लक्षण जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पूर्व रूप बोलते हैं। ओके, जो रूप होता है ये भी दो टाइप के होता है, सामान्य रूप और विशेष रूप। सामान्य रूप जो होता है अगेन मेन सिम्टम्स इंडिकेट करता है, लेकिन मेन टू मेन इंडिकेट सिम्टम्स को इंडिकेट नहीं करता है। विशेष रूप जो होता है सच्चे ज्वर व्याधि होती है, तो ज्वर व्याधि के अंदर क्या होता है, वहाँ पे दोनों में जो टेम्परेचर होता है दोनों में टेम्परेचर हाई होता है, तो शारीरिक यानी कि हमारे बॉडी के अंदर भी और मानसिक का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ रहता है। ओके, तो सामान्य पूर्व रूप ये इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी के अंदर ही सिर्फ टेम्परेचर हाई है। विशेष पूर्व रूप ये रहता है कि जितने भी सिम्टम्स बताए गए ये पूरे सिम्टम्स को वो फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं कि इसकी मेन व्याधि ये इसका यही व्याधि है। ओके, तो सामान्य रूप और विशेष रूप। तो सामान्य रूप नॉर्मली दोनों तो एक व्याधि के ही रूप है, दोनों व्याधि के ही सिम्टम्स है, लेकिन सामान्य रूप थोड़ा सा कम होता है, और विशेष रूप नॉर्मली उस डिसीज़ का उस रोग का मेन सिम्टम्स बताने वाला होता है। ओके, तो ततएव व्यक्तता यातम रूपम इत्यभिधीयते। ओके, तो जो व्याधि को बताने वाला जो लक्षण होता है व्यक्तता, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूप इत्यभिधीयते। ओके, तो संस्थानम इसका ये सिनोनिम्स है, संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्हम आकृति। ओके, तो ये सभी इसके सिनोनिम्स की बात कर रहा है रूप की, इनको हम क्या बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं, इन्हीं को लिंग बोलते हैं, इन्हीं को चिन्ह बोलते हैं, इन्हीं को आकृति बोलते हैं, इन्हीं को व्यंजन बोलते हैं। ओके, तो व्याधि प्रोड्यूस हो गई, जो डिसीज़ व्याधि अगर जो डिसीज़ हमें प्रोड्यूस हो गई उसके जो लक्षण आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रूप बोलते हैं। ओके, तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं, सामान्य और विशेष रूप। ओके, संप्राप्ति मतलब पैथोजेनेसिस, कोई भी डिसीज़ एक्सटर्नल फैक्टर हमारे बॉडी के अंदर आया और वो क्या क्या चेंज किया बॉडी के अंदर और एक हमें डिसीज़ प्रोड्यूस हो गया। ओके, तो ये सभी जो हम पाथ यानी कि फैक्टर अंदर आने कब वो अंदर आया और क्या क्या उसने किया बॉडी के अंदर, किन दोषों को हैम्पर किया, कितने दोषों के कितनी मात्रा के साथ किन गुणों की वृद्धि की, किन गुणों में उसने क्षति पहुंचाई, तो ये सभी जो हम पढ़ते हैं उनमें हम क्या बोलते हैं, संप्राप्ति बोलते हैं, यानी कि पैथोजेनेसिस, यानी कि पैथो मतलब डिसीज़ और जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, यानी कि जो साइकिल होता है। तो डिसीज़ का जो साइकिल कैसे हुआ उसको हम प्रोड्यूस करने के लिए संप्राप्ति के यहाँ पे पढ़ना जरूरी होता है। ओके, तो पाथ बाय विच एनी डिसीज़, और यहाँ पे समथिंग मैंने यहाँ पे अलग लिखा हुआ है, तो पाथ बाय विच एनी डिसीज़ इज़ प्रोड्यूस। ओके, तो आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संप्राप्ति बोलते हैं। ओके, तो यथा दुष्टेन दोषेन यथा च अनुविसर्पिता निवृत्ति आमस्य आसो संप्राप्ति ही जाति ही आगति। ओके, तो आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, आगति आएगा। ओके, तो यथा दुष्टेन दोषेन, तो दुष्ट हुए जो दोष होते हैं, विसर्पित जो दोष होते हैं, यथा च अनुविसर्पिता। ओके, तो बॉडी में वो क्या करते हैं, विसर्पित हो जाते हैं बॉडी में, विसर्पित यानी कि जो क्षय वृद्धि जो दोष मैंने बताया वो विसर्पित दोष, क्षय वृद्धि दोष, वो क्या करते हैं बॉडी में जाने के बाद दुष्य को दूषित करते हैं उनको। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में तो फ्लो तो हमेशा होते रहते हैं, तो क्षय वृद्धि दोष भी फ्लो होते रहते हैं, और फ्लो होने की वजह से क्या होता है, दूषित यानी कि दुष्य को यानी कि धातु को दुष्टि करते हैं, और वहाँ पे धातु दोष दुष्य समूर्छना होती है, और उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, एक डिसीज़ प्रोड्यूस होता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर आया, दोष विशेषित हुआ, दोषों में क्षय वृद्धि देखा गया, क्षय वृद्धि दोष दुष्य के साथ कॉम्बिनेशन हुए, धातु के साथ कॉम्बिनेशन हुए, दोष दुष्य समूर्छना बनी, और वहाँ पे डिसीज़ प्रोड्यूस हुआ। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, तो निवृत्ति आमस्य आशु संप्राप्ति ही जाति आगति। ओके, तो जो निवृत्ति यानी कि जो प्रोड्यूस हुआ, आसव संप्राप्ति, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हम संप्राप्ति बोलते हैं, और जाति आगति ये सभी इसके सिनोनिम्स। ओके, तो एज अ षट क्रिया का रेस्पॉन्सिबल, तो इसके जो 5 टाइप्स बताए गए, संख्या प्रधान है, विधि विकल्प बल काल है, विद्यते। तो ऐसे नॉर्मली 6 टाइप्स बताए गए, एक एक्स्ट्रा 6 टाइप्स जो बताए गए, एक एक्स्ट्रा टाइप हमारे चरक ने एक्सप्लेन किया। ओके, तो जो विधि यहाँ पे जो मैंने नहीं लिखा। ओके, तो संख्या संप्राप्ति मतलब अष्टो ज्वर है, अष्टो उदर, यानी कि 8 टाइप के ज्वर हो सकते हैं, 6 टाइप के ज्वर वहाँ पे 6 टाइप के अर्श हो सकते हैं, 3 टाइप के शोथ हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं। तो ये सभी जो हम बताते हैं कि यानी कि टाइप ऑफ व्याधि कि इतने टाइप के व्याधि हो सकते हैं, यानी कि ऐसा हम बोलते हैं कि हमें जो आसाइटिस होते हैं यानी कि उदर व्याधि, ये
8 टाइप कह सकते हैं। ओके, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, यकृत उदर, वहाँ पे छतो उदर, देन वहाँ पे स्त्रावी उदर और वहाँ पे जल उदर, ऐसे 8 टाइप के आते हैं। यानी कि वो उदर व्याधि 8 वेराइटी में देखी जा सकती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, संख्या संप्राप्ति। प्राधान्य संप्राप्ति मतलब होता है कि वो स्वतंत्र व्याधि है, परतंत्र व्याधि है। यानी कि मैं बाद में डिटेल आपको बताऊंगा कि प्राधान्य संप्राप्ति ऐसा रहता है कि स्वतंत्र और परतंत्र व्याधि रहती है, जो कि व्याधि के प्रकार मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपको सेंड किया है, तो आप मेरे अकाउंट से देख सकते हो। वहाँ से मैंने बताया था कि जो परतंत्र और स्वतंत्र व्याधि ऐसी होती है कि स्वतंत्र व्याधि क्या होते हैं, खुद की दृष्टि की होती है, खुद की दृष्टि से क्या होते हैं, खुद के गुणों के कारण खुद की दृष्टि करता है वो, और वहाँ पे अपने डिसीज प्रोड्यूस होता है। ओके, जो परतंत्र व्याधि होता है वो परतंत्र व्याधि ऐसी होती है कि वहाँ पे दूसरे दोषों के कारण दूसरे ही दोष का विशेषण होता है, और वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है हमारा चेंज हो जाता है। ओके, तो दूसरे दोषों के कारण जैसे अगर मैं बता दूँ कि कफ का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है किसी भी स्त्रोत के अंदर, और वहाँ पे वात का विशेषण हो गया है, तो अल्टीमेटली जो ट्रीटमेंट हमारा होने वाला है, तो वात का विशेषण हो गया, तो वात के ही पूर्व रूप दिखाई देंगे। ओके, तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट लेकिन आएगा वो कफ के अपोजिट वाला आएगा। ओके, तो आपको ट्रीटमेंट वहाँ पे आप ट्रीटमेंट वात के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये परतंत्र व्याधि है, क्योंकि ये किसी की दूसरे की जैसे हुआ है, किसी दूसरे की वजह से ही इसका विशेषण हुआ है, जिसकी वजह से हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो डिटेक्शन ऑफ स्वतंत्र परतंत्र ये प्राधान्य संप्राप्ति के अंतर्गत आता है। ओके, काल संप्राप्ति के अंतर्गत यही आता है कि जो काल रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सच एज जो ऋतु फैक्टर हो गया। ओके, देन अगेन वहाँ पे जो मैंने डेली जो एक्टिविटी बताया था। ओके, तो ये सभी जो आते हैं काल संप्राप्ति के अंतर्गत उसको लिया जाता है। ओके, बल संप्राप्ति, तो बल संप्राप्ति अगेन व्याधि कितनी बलवान है, यानी कि कितना वो कौन से धातु कौन से यानी कि कौन से दोष कौन से धातु के साथ उनका दोष दूसरे समूर्छना हुआ है, तो वहाँ पे कितना व्याधि यानी कि कितना उसके बल है, यानी कि कितना स्ट्रेंथ का वो जो हमारा जो रोग हुआ है वो कितना बलवान है। ओके, तो इसको डिटेक्शन करने के लिए हम बल संप्राप्ति पढ़ते हैं। विकल्प संप्राप्ति ये रहता है कि दोषों की अंशांश कल्पना, यानी कि जो रुक्ष लघु शीत बहु शीघ्र शीत परुष विषय में जो मैं बता रहा हूँ, इन दोषों में से कितने गुणों की वृद्धि हुई या फिर कितने गुणों की हानि हुई है, दोषों की अंशांश कल्पना पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, विकल्प संप्राप्ति की यूज़ करते हो। ओके, तो नॉर्मली 5 टाइप की वैरायटी रहती है संप्राप्ति की, लेकिन विधि जो संप्राप्ति होती है ये भी संख्या संप्राप्ति की एज इट इज़ रहती है। वहाँ पे भी हम प्रकार ऑफ व्याधि यानी कि टाइप ऑफ व्याधि हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो निज है कि आगंतुज है, साध्य है कि असाध्य है, तो ये सभी हम विधि में डिस्कस करते हैं। तो दैट इज़ 5 टाइप्स ऑफ संप्राप्ति, संख्या संप्राप्ति, प्राधान्य संप्राप्ति, काल संप्राप्ति, बल संप्राप्ति और विकल्प संप्राप्ति। ओके, ये जो उपचय टॉपिक है ये हम फर्दर कभी और डिस्कस करेंगे। ये नॉर्मली आपको पैथोलॉजी जो आप पढ़ रहे हो तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है इसकी। उपचय मतलब होता है ट्रीटमेंट, हमने ये ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट इससे रिलीव होती है, पेशेंट बोलता है कि यस हमें कंफर्टेबल है, इसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ओके, तो उपचय मतलब ट्रीटमेंट जो दिया हमने, इससे पेशेंट को रिलीफ मिलती है, तो ये इसके अंदर आता है। ओके, तो उपचय मैं कभी आपको डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। उपचय 6 टाइप के उपचय रहते हैं। ओके, तो हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत। ओके, तो हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी, देन हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी। ओके, तो ऐसे 6 वेराइटी रहती है उपचय की, तो हम फर्दर कभी इसके डिस्कस करेंगे। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर निदान पंचम। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर यू कैन आस्क मी इन पर्सनल कॉन्टैक्ट एज वेल। ओके, तो यू कैन नोट डाउन माई कॉन्टैक्ट, दैट इज मतलब 8369843838। ओके, I will repeat again 8369843838. Okay, so that is all about regarding our today's class. Thank you.